अस्सलामुअलैकुम माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसलेटर्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। वीडियो शुरू करने से पहले आपने अगर प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो प्रीवियस वीडियोस को जाके देख लीजिए। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि प्रीवियस तमाम वीडियोस आपने देख लिया है ताकि ये वीडियो और आगे आने वाला वीडियो आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आए। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये याद दिला देना चाहता हूँ कि अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कर देना। बिफोर सीइंग टाइम शुरू करते हैं ट्रांसलेटर ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। एक्सप्लोर हाउ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पावर्स द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर। यानी हम लोग ये देखेंगे कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किस तरीके से पावर करता है डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर। हमें पता है जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो ट्रांसलेट होकर लो लेवल पे आते हैं, मशीन कोड में आते हैं। तो वो जो ट्रांसलेटर्स होते हैं, जो ट्रांसलेट करते हैं, वो किस में बने हैं? वो भी सी में डेवलप होते हैं। इंट्रोडक्शन टू लैंग्वेज ट्रांसलेटर। अब ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर की जब बात करते हैं ना, तो वहां पर आप समझिए कि दो किस्म का लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है। एक होता है इंटरप्रेटर, जिसमें क्या होता है, कंप्यूटर प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन कोड। यानी इंटरप्रेटर हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड में ट्रांसफर करता है, यानी ट्रांसलेट करता है, कन्वर्ट करता है। एग्जांपल, पाइथन इंटरप्रेटर है, मैटलैब इंटरप्रेटर है एंड मेनी अदर आर रिटन इन सी। यानी हर हाई लेवल लैंग्वेज का अपना अलग इंटरप्रेटर होगा, क्योंकि हर लैंग्वेज का सिंटैक्स अलग होता है। तो एग्जांपल के तौर पे जो पाइथन का इंटरप्रेटर है वो खुद सी में लिखा गया है, मैटलैब का इंटरप्रेटर भी सी में लिखा गया है, और बहुत सा अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो हाई लेवल में आता है, उसका इंटरप्रेटर भी सी में लिखा है। तो याद रखिए, हाई लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करना मशीन कोड में वो इंटरप्रेटर का मदद से होता है, और मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इंटरप्रेटर सी में लिखा हुआ है। रोल ऑफ सी। सी प्लेज अ क्रूशियल रोल इन डेवलपिंग कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर फॉर ट्रांसलेटिंग ह्यूमन रीडेबल कोड इनटू मशीन एग्जीक्यूटेबल ट्रांसलेशन इंस्ट्रक्शन। यानी सी का बहुत बड़ा वाइटल रोल है, क्रूशियल रोल है डेवलप करना कंपाइलर्स को, कंपाइलर्स और इंटरप्रेटर दोनों को डेवलप करना। हाई लेवल लैंग्वेजेस में कुछ में इंटरप्रेटर इस्तेमाल होते हैं मशीन कोड में ह्यूमन कोड को ट्रांसलेट करने के लिए, और कुछ कंपाइलर डिजाइन होते हैं जो लो लेवल कोड को मशीन कोड में ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ सी इन ट्रांसलेटर। अब लैंग्वेज ट्रांसलेटर में सी का एप्लीकेशन क्या है वो जरा समझते हैं। कंपाइलर डेवलपमेंट में होता है, यानी फ्रंट एंड प्रोसेसिंग एंड इंटरमीडिएट कोड जनरेशन, इसमें सी का काम में आता है, यानी इसमें सी में इसको डेवलप किया जाता है। इंटरप्रेटर इंप्लीमेंटेशन, यानी इंटरप्रेटर लूप एंड रन टाइम एनवायरनमेंट के लिए भी सी का इस्तेमाल किया जाता है, इसमें भी सी डेवलप होता है। कोड ऑप्टिमाइजेशन के लिए भी सी का इस्तेमाल किया जाता है। बैक एंड प्रोसेसिंग एंड टारगेट डिपेंडेंट ऑप्टिमाइजेशन, ये भी सी में डेवलप किया जाता है। डेवलपमेंट टूल, यानी लैंग्वेज स्पेसिफिक टूल एंड पार्सर जनरेटर, ये सब भी सी में जनरेट किया जाता है या डेवलप किया जाता है। पोर्टेबिलिटी, क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज ट्रांसलेट कैपेबिलिटी, यानी ऐसा कोई लैंग्वेज जो क्रॉस प्लेटफॉर्म ट्रांसलेशन कैपेबिलिटी दे रहा है कि आप उसको अलग अलग प्लेटफॉर्म के लिए ट्रांसलेट कर पा रहे हैं, यानी कन्वर्ट कर पा रहे हैं, वो भी सी में बनता है। और फ्रेमवर्क्स, रीयूजेबल कंपोनेंट फॉर लेक्सिकल एनालिसिस एंड पार्सिंग, ये भी सी में बनता है। और ये सब बिलीव मी बहुत एडवांस टॉपिक्स है, यानी जब आप एक अच्छे खासे नॉलेज आपको हो जाता है और एक अलग अलग डोमेन में जब आप जाते हैं ना, तब आप इनसे रूबरू होते हैं। यानी इवन इंटरमीडिएट लेवल पे भी आप बहुत कम ही इनसे रूबरू होते हैं, और अगर रूबरू होते भी है तो बस इनका काम लेते हैं और निकल जाते हैं, इनमें डिटेल डाइव इन नहीं करते। तो ये सब काफी कॉम्प्लेक्स चीजें होती है। पूरा जो फ्रंट एंड बैक एंड बनाते हैं ना, वो इन पे बेस्ड होता है पूरा। अगर ये नहीं होंगे बीच में तो फ्रंट एंड बैक एंड या कोई भी गेम वगैरह नहीं बन पाएगा, क्योंकि सब में पार्सिंग का काम होता है, पोर्टेबिलिटी का काम होता है, ऑप्टिमाइजेशन का काम होता है। कंपाइलर या इंटरप्रेटर, कोई भी लैंग्वेज हो, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, या तो उसमें कंपाइलर होगा या तो उसमें इंटरप्रेटर होगा, उसके बगैर तो वो मशीन कोड में ट्रांसलेट हो ही नहीं सकता। और फ्रेमवर्क आज के जनरेशन में मॉडर्न कंप्यूटिंग में बहुत आगे है। अब कंपाइलर डेवलपमेंट सी में कैसे करके होता है, फ्रंट एंड प्रोसेसिंग कैसे होता है, सबसे पहले लेक्सिकल एनालिसिस करना पड़ता है। आपको पता है लेक्सिकल एनालिसिस क्या होता है? इससे पहले हम लोगों ने टोकन वाले में देख लिया था, टोकन इन सी वाले में डिटेल में देखा था। लेक्सिकल एनालिसिस में क्या होता है, पूरा का पूरा स्कैन किया जाता है। सी इज यूटिलाइज इन बिल्डिंग द फ्रंट एंड ऑफ कंपाइलर फॉर स्कैनिंग सोर्स कोड। सोर्स कोड को स्कैन करके फ्रंट एंड कंपाइलर ये बनाता है। दूसरा सिंटेक्स ट्री पार्सिंग करता है, यानी फ्रंट एंड प्रोसेसिंग में एक तो लेक्सिकल एनालिसिस परफॉर्म करता है, दूसरा परफॉर्म करता है क्या, पार्सिंग। पार्सिंग का मतलब स्ट्रक्चर कोड इनटू पार्स ट्री एंड चेकिंग द ग्रामेटिकल करेक्टनेस। ये सब हम लोग डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है। लेक्सिकल एनालिसिस, कंपाइलेशंस वगैरह ये सब। दूसरा होता है सिमेंटिक एनालिसिस, वेरीफाइंग सिमेंटिक्स करेक्टनेस एंड बिल्डिंग सिंबल्स टेबल्स। सिमेंटिक्स आपको पता है क्या होता है कि वो कोड कर क्या रहा है। तो ये तीन किस्म का काम फ्रंट एंड प्रोसेसिंग में होता है। जब आप सी में कंपाइलर डेवलपमेंट करते हैं फ्रंट एंड प्रोसेसिंग के लिए, तो तीन काम उसमें किया जाता है, लेक्सिकल एनालिसिस, इस तरीके सिंटेक्स एनालिसिस और सिमेंटिक एनालिसिस। अच्छा, इंटरमीडिएट कोड जनरेशन, इसमें क्या होता है, कंपाइलर यूज सी फॉर जनरेटिंग इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोड, एग्जांपल एब्स्ट्रैक्ट सिंटेक्स ट्री ASTS बिफोर ट्रांसलेटिंग देम इनटू द टारगेट मशीन कोड। यानी मशीन कोड में ट्रांसलेट करने से पहले एक बार वो इंटरमीडिएट कोड में ट्रांसलेट करता है, जस्ट फॉर करेक्टनेस एंड कंफर्मेशन। इंटरप्रेटर इंप्लीमेंटेशन विद सी। अब कंपाइलर कैसे इंप्लीमेंट होता है आप समझ गए, तीन चीज होता है कंपाइल में। अब इंटरप्रेटर कैसे करके सी में बनाया जाता है, इंटरप्रेटर लूप। सी इज एम्प्लॉयड इन कंस्ट्रक्टिंग इंटरप्रेटर लूप व्हिच एग्जीक्यूट हाई लेवल कोड डायरेक्टली विदाउट प्रेयर ट्रांसलेशन टू मशीन कोड, इंटरप्रेटिंग एंड एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शन ऑन द फ्लाई। अब देखिए यहाँ कंपाइलेशन में क्या हो रहा था, कंपाइलर जब क्या करता है ना, वो ये तीनों काम करेगा, लेक्सिकल एनालिसिस स्कैनिंग करेगा, सिंटैक्स एनालिसिस पार्सिंग करेगा और सिमेंटिक करेगा, तब जाके वो कंपाइल होगा और एक
आपको ऑब्जेक्ट कोड देगा, ठीक है, या EXE एग्जीक्यूटेबल फाइल वो आपको तब जाके देगा, जबकि इंटरप्रेटर ये सब नहीं करता है। इंटरप्रेटर क्या करेगा, डायरेक्ट ट्रांसलेट करेगा मशीन कोड में, इतना सब कुछ नहीं करेगा, ठीक है। इसका एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है हमने, रन टाइम एनवायरनमेंट। इंटरप्रेटर रिटन इन सी एस्टैब्लिश द रन टाइम एनवायरनमेंट रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट हाई लेवल लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन एफिशिएंटली। यानी जो हाई लेवल लैंग्वेज जो इंटरप्रेटर है, जब वो डायरेक्ट एग्जीक्यूट करता है EXE फाइल में ना, उसको रन टाइम एनवायरनमेंट चाहिए होता है, तभी वो कर पाएगा। तो सी एस्टैब्लिश करता है रन टाइम एनवायरनमेंट जो कि रिक्वायर्ड होता है एग्जीक्यूट करने के लिए हाई लेवल इंस्ट्रक्शन को एफिशिएंटली। तो इंटरप्रेटर कंपाइलर दोनों सी में डेवलप होते हैं। इसके बाद आते हैं कोड ऑप्टिमाइजेशन एंड जनरेशन, बैकएंड प्रोसेसिंग। सी एड्स इन द बैकएंड ऑफ कंपाइलर वेयर इट परफॉर्म कोड ऑप्टिमाइजेशन एंड ट्रांसलेशन ऑफ इमीडिएट रिप्रेजेंटेशन इनटू टारगेट मशीन कोड और बाइकोड। यानी बैकएंड प्रोसेसिंग में भी ये काम में आता है ऑप्टिमाइजेशन के अंदर, बैकएंड में। फॉर एग्जांपल ऑप्टिमाइज टेक्निक क्या होता है, जैसे कि डे कोड एलिमिनेशन, लूप ऑप्टिमाइज, कांस्टेंट फोल्डिंग एंड मोर। यानी ये सब एडवांस चीजें हैं जो पर्टिकुलर फील्ड में इस्तेमाल होता है ऑप्टिमाइजेशन के लिए। कोड जनरेशन का इस्तेमाल होता है ट्रांसफॉर्मिंग ऑप्टिमाइज इमीडिएट कोड इनटू टारगेट मशीन इंस्ट्रक्शंस वगैरह। टारगेट डिपेंडेंट ऑप्टिमाइजेशन, कंपाइलर रिटन इन सी ऑफ्टन इंप्लीमेंट ऑप्टिमाइजेशन स्पेसिफिक टू द टारगेट आर्किटेक्चर लेवरेजिंग सीज एबिलिटी टू इंटरैक्ट क्लोजली विद हार्डवेयर। यानी कभी-कभी ऐसा होता है ना कि टारगेट डिपेंडेंट ऑप्टिमाइजेशन भी सी में होता है, यानी पर्टिकुलर आर्किटेक्चर में किस तरीके से ऑप्टिमाइज करे, तब भी सी का इस्तेमाल होता है। क्यों? क्योंकि सी हार्डवेयर से सबसे ज्यादा क्लोज होता है। तो कोई भी आर्किटेक्चर है, हार्डवेयर सबका अलग अलग होता है, हमें पता है सीपीयू सबका डिफरेंट होता है, सीपीयू आर्किटेक्चर अलग होता है, तो उसके आर्किटेक्चर को कंट्रोल करने के लिए ऐसा लैंग्वेज होना चाहिए जो मशीन से बात कर सके। और सी क्योंकि लो लेवल कोड है, यानी सी मशीन से बात कर सकता है, और सी पोर्टेबल भी है, तो वो हर किस्म का आर्किटेक्चर से बात कर सकता है। डेवलपमेंट टूल्स एंड यूटिलिटीज, लैंग्वेज स्पेसिफिक टूल एग्जांपल, सी इज यूज्ड इन क्रिएटिंग लैंग्वेज स्पेसिफिक टूल्स एंड यूटिलिटी फॉर डिबगिंग, प्रोफाइलिंग एंड एनालाइजिंग हाई लेवल कोड ड्यूरिंग ट्रांसलेशन प्रोसेस। अब ये यूटिलिटी टूल होता है, छोटा छोटा यूटिलिटी टूल होता है जो भी सी में बनता है, जैसे कि डिबगर, टूल्स फॉर फाइंडिंग एंड फिक्सिंग एरर इन कोड। कोड में कोई किस्म का एरर या बग ढूंढ के उसको फिक्स करने के लिए डिबगर्स होते हैं बहुत सारे, ये भी सी में डेवलप होते हैं। प्रोफाइलर्स यानी टूल्स फॉर एनालाइजिंग परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक, यानी परफॉर्मेंस वगैरह टेस्टिंग और चेक करने के लिए जो प्रोफाइलर्स या टूल्स होते हैं वो भी सी में बनते हैं। इसी तरीके से एनालाइजर, जैसे कि टूल्स फॉर स्टैटिक कोड एनालिसिस एंड वेरिफिकेशन। अब स्टैटिक कोड एनालिसिस और डायनामिक एनालिसिस में फर्क है, तो स्टैटिक एनालिसिस जो होता है वो भी सी में बनता है। इस तरीके से कोड पार्सर जनरेटर, टूल्स लाइक बीसॉन। बीसॉन क्या है, ये बेसिकली ये जेसन का छोटा भाई है, अब ये समझ लीजिए। यानी बीसन मोस्टली कहाँ इस्तेमाल होता है, बीसन आपका नो एसक्यूएल में इस्तेमाल होता है। जेसन एक तो होता है, हमें पता है जेसन क्या होता है, जावास्क्रिप्ट नोटेशन। एक बीसॉन है जो नो एसक्यूएल ने डेवलप किया है, यानी आप बोल सकते हैं जेसन का भी ऑप्टिमाइज वर्जन है। टूल्स लाइक बीसन या फिर YCC जनरेट सी कोड फॉर पार्सर, इनेबल द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पार्स फॉर वेरियस हाई लेवल लैंग्वेजेस। यानी पार्सिंग वगैरह के लिए भी काम में आता है। अब ये पार्सिंग खुद में एक अलग टॉपिक है जो कि इंटरमीडिएट लेवल पे जाके आप समझते हैं कि पार्सिंग क्यों होता है, कब होता है, किस लिए होता है, ठीक है। अलग अलग लैंग्वेज में ये इन्वॉल्व होता है, ये कोई एक लैंग्वेज का जागीर नहीं है पार्सिंग वगैरह, ये हर लैंग्वेज में इंप्लीमेंट हो सकता है या स्पेसिफिक कोई भी लैंग्वेज में इंप्लीमेंट हो सकता है जब भी इसका जरूरत पड़ी। ये एक स्पेसिफिक टॉपिक है जो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आ सकता है। पोर्टेबिलिटी एंड कॉस्ट एंड क्रॉस प्लेटफॉर्म सपोर्ट, अब आपको पता है सी पोर्टेबल है और क्रॉस प्लेटफॉर्म सपोर्ट भी करता है। पोर्टेबिलिटी, सी पोर्टेबिलिटी अलाउ फॉर द डेवलपर टू ट्रांसलेट दैट कैन बी कंपाइल्ड एंड एग्जीक्यूट क्रॉस डिफरेंट प्लेटफॉर्म, फैसिलिटेट क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज ट्रांसलेशन। यानी सी क्योंकि आपको पता है कि पोर्टेबल है, तो जब सी में कोई चीज ट्रांसलेट आप करवाते हैं तो वो क्रॉस प्लेटफॉर्म भी हो जाता है। फॉर एग्जांपल नेटिव सपोर्ट फॉर विंडो बेस्ड सिस्टम, विंडो बेस्ड सिस्टम में नेटिव सपोर्ट है, लिनक्स में सीमलेस इंटीग्रेशन विद लिनक्स एनवायरनमेंट, और मैक में फुल कंपैटिबिलिटी विद मैक ओएस सिस्टम। यानी तीनों मेजर प्लेटफॉर्म के लिए सी का पोर्टेबिलिटी बिल्कुल परफेक्ट है। मल्टीलिंगुअल ट्रांसलेटर, यानी सी बेस्ड ट्रांसलेटर कैन हैंडल मल्टीपल हाई लेवल लैंग्वेज। यानी सी बेस्ड ट्रांसलेटर अगर कोई है और ऐसा तरीके से उसको बनाया गया है कि वो मल्टीपल लैंग्वेज को हैंडल करे, तो वो एक ट्रांसलेटर मल्टीपल लैंग्वेज को हैंडल करेगा, अलाउइंग डेवलपर टू क्रिएट कंपाइलर और इंटरप्रेटर दैट सपोर्ट डाइवर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यानी अब एक एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अलग अलग कंपाइलर नहीं बनाते, अब ऐसा कंपाइलर बनाते हैं जो मोस्टली लैंग्वेज को सपोर्ट कर जाए, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए इससे। फ्रेमवर्क्स एंड लाइब्रेरीज, कंपाइलर फ्रेमवर्क, सी प्रोवाइड द ग्राउंड वर्क फॉर डेवलपिंग फ्रेमवर्क एंड लाइब्रेरीज दैट एड इन बिल्डिंग ट्रांसलेटर, ऑफरिंग रीयूजेबल कंपोनेंट फॉर लेक्सिकल एनालिसिस एंड पार्सिंग एंड कोड जनरेशन। अब आपने सुना होगा रिएक्ट है, Vue.js है, एंगुलर है, और भी भाई Next.js है, Next.js है। यानी Next.js क्या है, ये बेसिकली React.js का भी फ्रेमवर्क है, और Next.js क्या है, NUXC Next, वो बेसिकली Vue.js का फ्रेमवर्क है। तो ये सब इतना जो फ्रेमवर्क्स वगैरह बनते हैं, अगर आपने किसी में इस्तेमाल काम किया है तो आप समझ जाएंगे, नहीं भी किया कोई बात नहीं, इतना समझ लीजिए कि एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर काम करने के लिए फ्रेमवर्क बनता है। आपको वेबसाइट बनाना है, उसके लिए एक फ्रेमवर्क होगा, उसमें सिर्फ वेबसाइट ही बन सकता है, कुछ और नहीं बना पाएंगे आप, ठीक है। आपको बैकएंड लिखना है, बैकएंड का फ्रेमवर्क अगर आप उठाएंगे उसमें सिर्फ बैकएंड ही लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने Express.js उठा लिया, उसमें आप बैकएंड के अलावा कुछ और बना नहीं सकते, वो उसी काम के लिए बना है, ठीक है, स्पेसिफिक काम। जबकि लैंग्वेज बहुत वर्सेटाइल होता है, Node.js या फिर पाइथन प्रोग्रामिंग बहुत वर्सेटाइल है। फॉर एग्जांपल पाइथन प्रोग्रामिंग आप इस्तेमाल करें, उसमें आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन आपको अगर उस पर बैकएंड डेवलपमेंट करना है, आप वहां पर Django इस्तेमाल करेंगे या फ्लास्क इस्तेमाल करेंगे। तो फ्लास्क और Django क्या है, पाइथन का फ्रेमवर्क है। लेकिन जब आप फ्लास्क या Django में काम कर रहे होते हैं ना, आप गेम नहीं बना सकते, आप मशीन लर्निंग में
काम नहीं कर सकते, आपको वेब डेवलपमेंट ही करना पड़ेगा क्योंकि वो फ्रेमवर्क बना ही वैसा है। लेकिन सिर्फ पाइथन जब आप इस्तेमाल करते हैं तो उसमें आप बहुत कुछ कर सकते हैं। समझ में आए? तो फ्रेमवर्क अलग अलग काम के लिए आता है। तो ये जो फ्रेमवर्क्स होता है ना, जो अलग अलग काम के लिए आता है, वो फ्रेमवर्क्स और लाइब्रेरी भी सी में डेवलप होते हैं, ठीक है, क्योंकि वहां पर लेक्सिकल एनालिसिस वगैरह करना होता है, पार्सिंग वगैरह करना होता है, ठीक है। तो लेक्सिकल एनालिसिस लाइब्रेरी इसमें आता है जिसमें प्री बिल्ट कंपोनेंट फॉर टोकनाइज्ड रिसोर्स कोड, यानी प्री बिल्ट कंपोनेंट है, बस आप उसको इंपोर्ट कर रहे हो और इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके लिए लेक्सिकल एनालिसिस की जरूरत पड़ता है, ये सी में डेवलप होता है। पार्सिंग लाइब्रेरी यानी टूल्स फॉर बिल्डिंग सिंटैक्स ट्री एंड ग्रामर, यानी पार्सिंग का जितना भी काम होता है, अलग अलग सिचुएशन में आपको पार्सिंग की जरूरत पड़ सकता है, वो भी सी में डेवलप होता है। एंड बाय द वे आई एम सॉरी, ये चीज यहाँ उठ के आ गया। इसके बाद आता है कोड जनरेशन लाइब्रेरी, कंपोनेंट फॉर जनरेटिंग टारगेट मशीन कोड, यानी कोड जनरेशन के लिए भी जितना लाइब्रेरी सीएसएस का हो या नॉर्मल भी लाइब्रेरी हो, यानी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, वो भी डेवलप किसमें होता है? मोस्टली सी में होता है। लो लेवल सिस्टम इंटरैक्शन, सिस्टम कॉल्स एंड हार्डवेयर इंटरैक्शन, सीज कैपेबिलिटी टू इंटरैक्ट क्लोजली विद द अंडरलाइन सिस्टम एंड हार्डवेयर रिसोर्स इज अवेलेबल इन ट्रांसलेटर नीडिंग लो लेवल एक्सेस फॉर ऑप्टिमाइज और सिस्टम स्पेसिफिक फंक्शनलिटी। यानी क्योंकि सी आपको पता है हार्डवेयर से इंटरैक्ट कर सकता है, बहुत क्लोज है, तो इस वजह से जो सिस्टम कॉल्स होते हैं, यानी डायरेक्ट इंटरैक्शन विद ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विस, कोई भी ऐसे एप्लीकेशन है जो ऑपरेटिंग सिस्टम के सर्विस से डायरेक्ट काम करना चाहता है, सिस्टम से डायरेक्ट इंटरैक्ट करना चाहता है, सिस्टम से बड़ा हार्डवेयर है, तो वहां पर सी काम में आता है। मेमोरी मैनेजमेंट, एफिशिएंट एलोकेशन एंड डीएलोकेशन ऑफ मेमोरी रिसोर्स, आपको पता है रिसोर्स और मेमोरी मैनेजमेंट सी में बहुत अच्छा होता है। और हार्डवेयर एक्सेस, डायरेक्ट इंटरैक्शन दैट हार्डवेयर कंपोनेंट व्हेन नीडेड, जब भी हार्डवेयर कंपोनेंट की जरूरत पड़ेगा वो डायरेक्ट एक्सेस कर लेगा, तो लो लेवल इंटरैक्शन भी सी में होता है। इसके बाद ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन भी है, कम्युनिटी डेवलपमेंट, मेनी ओपन सोर्स कंपाइलर्स, इंटरप्रेटर एंड रिलेटेड टूल्स आर रिटन इन सी। अब इसका मतलब क्या हुआ? ओपन सोर्स का मतलब ये है कि प्रोग्रामर का एक कम्युनिटी है जिन्होंने मिल के एक पर्टिकुलर कोई चीज बनाया, मान लीजिए एक कंपाइलर बनाया, और वो कंपाइलर फ्री है, यानी कोई भी उस कंपाइलर का कोड को उठा सकता है और उस पर मॉडिफाई करके उसको अपना कंपाइलर बना सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सेम एज आप उस कंपाइलर में कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं कि कोई कंपाइलर बना है, आपको लगता है इसमें ये फीचर कम है, आपने उसका पूरा का पूरा कोड उठाया गिटहब से और उसमें आपने चेंजेस करके दोबारा पुश किया, और जो जिन्होंने वो प्रोग्राम को शुरू किया, यानी जिन्होंने ओपन सोर्स प्रोग्राम को शुरू किया था, अगर उनको लगा कि हाँ भाई ये वैल्यूएबल है, वो इसमें ऐड कर देंगे। तो इसी को बोलते हैं ओपन सोर्स कम्युनिटी और ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन का मतलब है कि एक चीज जो फ्रीली अवेलेबल है, आप उसमें कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हो, उसको बेहतर बना रहे हैं, तो कंट्रीब्यूशन हो जाएगा, उसमें आपका नाम भी रहेगा कि आपने भी कंट्रीब्यूट किया है। और ओपन सोर्स का मतलब है कि वो फ्रीली अवेलेबल है, आप उसको यूज करिए, मॉडिफाई करिए, अपने कंप्यूटर में लेके जो मर्जी करिए, कोई कुछ नहीं बोलने वाला, लाइसेंस पूरा फ्री होता है। तो इसको बोलते हैं ओपन सोर्स कम्युनिटी या ओपन सोर्स चीज है, जो भी ओपन सोर्स है। तो ओपन सोर्स कम्युनिटी में क्या होता है? कंपाइलर भी बहुत सा ओपन सोर्स बना है, इंटरप्रेटर भी बहुत सा ओपन सोर्स बना है, और बहुत सारे टूल्स भी ओपन सोर्स फ्रीली अवेलेबल है जो सी में लिखा गया है। फॉरेंसिक्स इस तरीके से फॉस्टरिंग कंट्रीब्यूट फ्रॉम अ ग्लोबल कम्युनिटी ऑफ डेवलपर टू एनहांस एंड एक्सटेंड दिस लैंग्वेज ट्रांसलेटर, यानी सी में बहुत से ओपन सोर्स कंपाइलर, ट्रांसलेटर, इंटरप्रेटर ये सब लिखे गए, ठीक है। और सिर्फ सी में नहीं, आजकल तो ओपन सोर्स कम्युनिटी बहुत बड़ा हो चुका है, हर अलग अलग टॉपिक में आपको ओपन सोर्स का टॉपिक में ये ओपन सोर्स मिल जाता है कहीं ना कहीं इस्तेमाल करने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि ओपन सोर्स के ऊपर मैं डिटेल से डिस्कस करूँ किसी वीडियो में, तो नीचे कमेंट करना, 10 से ऊपर कमेंट रहेगा तो मैं जरूर उस पर वीडियो बनाऊंगा और बहुत इंटरेस्टिंग बनाऊंगा। इसके बाद आता है जीसीसी। जीसीसी क्या होता है? आपको पता है, जीएनयू कंपाइलर कलेक्शन सपोर्ट मल्टीपल लैंग्वेज, यानी जीसीसी क्या है? बेसिकली जीएनयू कंपाइलर कलेक्शन है, यानी अलग अलग कंपाइलर का कलेक्शन है इसके पास, यानी अगर इसको इंस्टॉल करेंगे तो 10 किस्म का कंपाइलर आपको मिल जाएगा जो अलग अलग लैंग्वेज को चलाएगा, ठीक है। इस तरीके से कहता है सी पाइथन, आपको पता है सी नाम से समझ में आ रहा है पाइथन, तो सी पाइथन क्या करता है? द रेफरेंस इंप्लीमेंटेशन ऑफ पाइथन। इस तरीके से एलएलवीएम यानी मॉड्यूलर एंड रीयूजेबल कंपाइलर इंफ्रास्ट्रक्चर। इस तरीके से रूबी एमआरआई, रूबी भी एक लैंग्वेज होता है, मैथ्स रूबी इंप्लीमेंटेशन। और इस तरीके से पीएचपी, आपको पता है वन ऑफ द ओल्डेस्ट सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है पीएचपी। और V8 इंजन, V8 इंजन किसका है? गूगल जावास्क्रिप्ट V8 इंजन, ठीक है, जो कि ज्यादा फेमस हुआ V8 इंजन जब जावास्क्रिप्ट रन टाइम को, यानी नोड.js जब V8 इंजन रन टाइम में चलना स्टार्ट हुआ, तब जावास्क्रिप्ट आप बैकएंड में लिख सकते थे। तो ये एक रेवोल्यूशन था वेब डेवलपमेंट के दुनिया में। समरी, सी फाउंडेशन फॉर लैंग्वेज ट्रांसलेटर, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्लेज अ वाइटल पिवट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर, इनेबल द कन्वर्जन ऑफ हाई लेवल कोड इनटू मशीन एग्जीक्यूटेबल ट्रांसलेशन इंस्ट्रक्शन। इसमें हमने देखा क्या क्या भैया? हमने मेजरली देखा कि कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट फ्रॉम फ्रंट एंड प्रोसेसिंग टू बैक एंड ऑप्टिमाइजेशन, सी प्रोवाइड अ टूल नीड फॉर कंप्लीट ट्रांसलेटर डेवलपमेंट, यानी ट्रांसलेटर और इंटरप्रेटर और यूटिलिटी टूल्स वगैरह जो डेवलपमेंट करना होता है वो मेजरली सी में डेवलप होता है, कॉम्प्रिहेंसिव लेवल में। क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपैटिबिलिटी, आपको पता है सीज पोर्टेबिलिटी इनेबल ट्रांसलेटर टू वर्क अक्रॉस डिफरेंट सिस्टम एंड आर्किटेक्चर, अलग सिस्टम, अलग प्लेटफॉर्म और अलग आर्किटेक्चर में भी चलता है इसका कोड। और परफॉर्मेंस एफिशिएंट, सीज लो लेवल कैपेबिलिटी अलाउ फॉर हाई ऑप्टिमाइज एंड एफिशिएंट लैंग्वेज ट्रांसलेटर। अब दूसरा लैंग्वेज में भी ट्रांसलेटर बना सकते हैं, लेकिन भाई सी जो हार्डवेयर से बात करता है ना, मेमोरी मैनेजमेंट करता है और रिसोर्स को जो प्रॉपर तरीके से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं ना, वो दूसरे लैंग्वेज में नहीं होगा। दैट्स वन ऑफ द रीजंस व्हाई सी इतना वैल्यूएबल है। घुमा फिरा के अगर आप प्रीवियस वीडियोस देख के आ रहे तो आपके दिमाग में एक ही बात आएगा कि भैया मुझे ये बताओ मिडिल लेवल लैंग्वेज है कितने, क्योंकि आप ये समझ गए होंगे कि सी का इतना पावर क्यों है, क्योंकि वो एक मिडिल लेवल लैंग्वेज है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पे एक वीडियो बनाऊं अलग से कि मिडिल लेवल लैंग्वेज कितने हैं या सी के टक्कर के कौन से लैंग्वेज है, जैसे सी हर जगह घुस जाता है और हर जगह काम आता है,
आता है, वैसे और कौन से लैंग्वेज है जो हर जगह घुस के काम में आते हैं? अगर आप चाहते हैं इस पे तो आप कमेंट करें, 10 से ऊपर कमेंट होगा तो मैं जरूर उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जो कि इस सीरीज के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। थैंक्स फॉर योर अटेंशन। सो फाइनली हमने आज के वीडियो में क्या कवर किया, हमने कवर किया कि ट्रांसलेट ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज, जिसमें हमने डिटेल से समझा कि हाई लेवल से लो लेवल मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने में दो मेजर चीज होता है, एक कंपाइलर एक इंटरप्रेटर, दोनों ही सी में डेवलप होता है और इसके अलावा भी सी में काफी कुछ डेवलप होता है जो कि यूजर से रिलेटेड नहीं है, यानी कंपाइलर और इंटरप्रेटर ये यूजर थोड़ी इस्तेमाल करता है, ये डेवलपर इस्तेमाल करता है। तो यानी सिर्फ सी यूजर के लेवल का एप्लीकेशन नहीं बनाता, जैसे गेम हो गया या बैकएंड हो गया या वेब हो गया, सी तो भाई डेवलपर के लेवल का लैंग्वेज टूल्स भी बनाता है जो एज अ डेवलपर आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो सी का पावर आपको इसे समझ में आ रहा है कि कितना डाइवर्स डोमेन है सी का और कितना फैला हुआ है सी और कितना पावरफुल है सी। एंड दैट्स वन ऑफ द रीजंस व्हाई जब हमने सी का पहला वीडियो डिस्कस किया था ना, फर्स्ट वीडियो जो हमारा है इस प्लेलिस्ट में, उसमें देखेंगे ना, हमने स्टार्टिंग लाइन में ये बताया था सी इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड लैंग्वेज इन द प्लैनेट। आफ्टर तो 50 साल से ज्यादा हो गया तब भी, क्योंकि इट्स पावरफुल ब्रो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इस वीडियो को शेयर जरूर करना।